वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। लाप्लास वाला चैप्टर चल रहा था, यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में लाप्लास की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस और लाप्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सारे हमने क्या कर लिए थे। इनवर्स लाप्लास का भी हमने एक क्वेश्चन करा था और सिर्फ हमारा जो बचा है वो क्या है, एक तो लाप्लास को नेटवर्क के क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे होगी। वरना बाकी सब हमने इनवर्स का भी एक क्वेश्चन करा था, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का क्वेश्चन करा भी था और वो क्वेश्चन दिया भी था। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन हम अभी तक देखते हुए आ रहे थे। कॉन्वोल्यूशन हम क्या कर रहे थे, अभी तक देखते हुए आ रहे थे। तो सिंपल हम क्या करते थे, ऐसे सिंबल बनाते थे और कॉन्वोल्यूशन करके लिखते थे। अब इस वाले में चाहे तो हम ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फोरियर में पढ़े, चाहे हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास में पढ़े। जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये टॉपिक कहीं भी किसी भी यूनिट में हो सकता है, पर आपके सिलेबस में यूनिट कौन से में दिया हुआ है, थर्ड यूनिट लाप्लास के अंदर ये दिया हुआ है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, खाली कॉन्वोल्यूशन की जगह हम क्या लिख लेते हैं, कॉन्वोल्यूशन अगर थ्योरम आती है एग्जाम में मोस्टली हमारा क्या भी आ जाता है, ऐसे भी लिखा आ जाता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को एक्सप्लेन करो या व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पूछते हैं तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारी क्या होती है कि हम मान लेते हैं कि माना हमारा दो कोई अलग अलग सिग्नल है, कोई सिग्नल x1t है, कोई सिग्नल दूसरा x2t है, और उसको हमने क्या करा है, उसका कॉन्वोल्यूशन करा। तो उसका जो कॉन्वोल्यूशन आता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दो अगर कोई सिग्नल है जिन पे हमने x1t मान लिया, x2t मान लिया, वे t इज लेस देन 0 पे उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। अगर t की वैल्यू 0 से छोटी है तो इन सिग्नल की वैल्यू क्या रहती है, 0 से छोटी रहती है। उस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन देखें, अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें कि कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो पहला सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय दूसरा सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय टी, जो उसका टोटल टाइम पीरियड आता है उसके बराबर आता है। लेकिन अगर हम लाप्लास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो लाप्लास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है, ये सारी चीजें सही है बिल्कुल, कि लाप्लास इनवर्स ऑफ पहला कोई फंक्शन आपने मान लिया x1t का हो या f, जो भी हम लिख रहे हैं कि x1t एक सिग्नल है और x2t कोई सिग्नल है। अगर इसका हम क्या लेते हैं, लाप्लास लेते हैं दो सिग्नल का, यही तो हमने अभी भी पढ़ा था, पहले भी जैसे हम पढ़ रहे थे कि अगर हम दो सिग्नल का क्या करते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएं, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाने में हम अगर इन दोनों सिग्नल का क्या कर देते हैं, लाप्लास कर देते हैं दो सिग्नल का, तो हमें जो आउटपुट मिलता है, क्या कर रहे हैं, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो इन दोनों सिग्नल का क्या मिलता है, इसका लाप्लास x1s, दूसरे वाले का लाप्लास x2s, इसका कॉन्वोल्यूशन होके मिलता है। ये हमारी क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। या फिर अगर हम दो सिग्नल x1s, जिसका x1t का लाप्लास x1s है, और x2s दूसरे वाले का लाप्लास, इसका जो लाप्लास इनवर्स होता है, लाप्लास इनवर्स होता है, वो हमारा जो दोनों सिग्नल के वैल्यूज हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये हमारी क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में अगर लाप्लास की बात करते हैं तो लाप्लास में हमने कॉन्वोल्यूशन वाली, जब लाप्लास की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो प्रॉपर्टी में हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी एक, कि अगर दो सिग्नल हैं उनका हम कॉन्वोल्यूशन करें तो जो आंसर आएगा वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, जो दो सिग्नल होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। या फिर अगर हम दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करें, हमने क्या देखा था, यहाँ दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करें तो जो आंसर आएगा वो 1/2 दोनों सिग्नल के किसके बराबर आएगा, कॉन्वोल्यूशन के बराबर आएगा। तो या तो हम इसे लिख सकते हैं x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू 1/2 x1 कॉन्वोल्यूशन ऑफ x2, यही चीज हमने देखी थी। तो ये हमारी क्या होती है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है, वेयर हम क्या मानते हैं
कि t इज लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। इन फंक्शन की वैल्यू, ये जो x1t और x2t सिग्नल है, t इज इक्वल टू लेस देन 0 पर इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये हम किस में बताते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम में बताते हैं। तो ये ही हमें, अगर ये भी आता है कन्वोल्यूशन थ्योरम को स्ट्रेट करो और प्रूफ करो, तो ये हमें क्या भी करके दिखाना होता है, प्रूफ भी करके हम दिखा सकते हैं नॉर्मल अपने फॉर्मूले से। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए जो कन्वोल्यूशन में यूज होगा, वो वाले कांस्टेंट या फिर सिस्टम की मान को। देखो, मान लो ये कोई हमारा क्या है, एलटीआई सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ये हमारा क्या है, कोई एलटीआई सिस्टम है। तो ये एलटीआई सिस्टम क्या करे जाते हैं, डिजाइन करे जाते हैं। ये एलटीआई सिस्टम क्या होते हैं, डिजाइन करे जाते हैं। और इन्हें डिजाइन करने के बाद हमें ये पता होता है कि हाँ, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो ये वाला सिग्नल मिलेगा, वो फिक्स होता है। ठीक है, एलटीआई सिस्टम हमने कोई डिजाइन करा और डिजाइन करने के बाद हमें पता होता है कि जो इसका रेस्पॉन्स मिलेगा वो रेस्पॉन्स हमें इतना मिलने वाला है। इस तरीके से कोई भी सिस्टम को क्या करा जाता है, डिजाइन करा जाता है। तो अगर ये कोई एलटीआई सिस्टम है और इस पे हम इम्पल्स इनपुट देते हैं, क्या करा, ये कोई एलटीआई सिस्टम है और इस पे हम क्या देते हैं, इम्पल्स इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट पर ये ht, ये क्या होता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलता है। ये नॉन होता है हर जगह। ठीक है, अगर हम कोई सिस्टम है उस पर क्या कर रहे हैं, इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं, इम्पल्स इनपुट को हमने डेल्टी से शो कर दिया, तो जो इसका एलटीआई सिस्टम अगर कोई होगा, एलटीआई सिस्टम में वो इनपुट के तौर पे दिया है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलेगा, वो कितना मिलता है, हमें ht मिलता है। तो ये हमें पता होता है कि अगर कोई एलटीआई सिस्टम बोल रहे हैं तो इस एलटीआई सिस्टम का हमें पहले से पता होगा कि इस एलटीआई सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो कितना होगा, ht होगा। रेस्पॉन्स कितना होगा हमारा, हमेशा ये चीज नॉन रहेगी कि कोई एलटीआई सिस्टम ht रेस्पॉन्स वाला है, या कोई एलटीआई सिस्टम जिसके इनपुट पे अगर इम्पल्स इनपुट देते हैं, तो इम्पल्स इनपुट देने पर यूनिट इम्पल्स ही था, यूनिट इम्पल्स इनपुट देने पर हमें क्या मिलता है, ht इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलता है। अब इसका क्या फायदा कि ये कहाँ है, अब अगर हमें कोई भी सिस्टम ले और किसी भी सिस्टम पे कोई भी सिस्टम हमें बताया कि अच्छा ये ht इम्पल्स रेस्पॉन्स वाला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वहां पर वैल्यूज लिख सकते हैं। इसलिए पहले ही बता दिया कि ये नॉन होता है और ये लेके चलना है कि कोई सिस्टम एलटीआई सिस्टम बोल रखा है और उसका जो रेस्पॉन्स होगा इम्पल्स रेस्पॉन्स, या ये कह रखा है कि वो ऐसा एलटीआई सिस्टम है जिसके इनपुट पे क्या दिया था, डेल दिया था, यूनिट इम्पल्स। तो हमें नॉन होगा कि जो उसका आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ht इम्पल्स रेस्पॉन्स ही हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एलटीआई सिस्टम डिजाइन हो गया कि एक एलटीआई सिस्टम ऐसा है, ये फिक्स होता है कि कोई एक एलटीआई सिस्टम है और एलटीआई सिस्टम ऐसा ऐसा होता है, इम्पल्स देने पर हमें आउटपुट पे ht मिलता है। तो अगर कोई सिस्टम, हमने क्या दिया कि हमने कोई सिस्टम बनाया और उसमें ये वाला एलटीआई सिस्टम लगाया जिसका रेस्पॉन्स कितना है, इम्पल्स रेस्पॉन्स, ht इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है उसका। अब अगर हम इसके इनपुट पर xt सिग्नल अब दे रहे हैं, ये कोई सिस्टम है इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला, ht लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। अगर हम एलटीआई सिस्टम को अपने सिग्नल सिस्टम में यूज कर रहे हैं और उस पर हमने क्या दिया है, xt दिया है, उस पर हमने क्या दिया है, xt दिया है, तो xt देने पर हम कह रहे हैं इसका ये जो आउटपुट है ये कितना है, yt है। इसके इनपुट पर xt देने पर जो इसका हमें आउटपुट मिल रहा है, हम कितना कह रहे हैं कि इसका आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, yt इसका आउटपुट मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस पे दूं xt माइनस t1, तो हमें आउटपुट कितना मिल जाता है, yt माइनस t1। इसके इनपुट में मैंने दे दिया xt प्लस t1, आउटपुट पे हमें कितना मिल गया, xt प्लस t1। तो जैसा जैसा इसके इनपुट पर हम वैल्यू देते जा रहे हैं, आउटपुट पे हमें क्या मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू मिल रही है। ये हम किसके बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई हम पे कैसा सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है, हमने कोई एलटीआई सिस्टम लिया है, उस एलटीआई सिस्टम का हमें रेस्पॉन्स पता है कि उस एलटीआई सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है वो कितना होता है, ht होता है। तो हम उस पर अगर कोई भी इनपुट दे रहे हैं xt, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, yt मिल रहा है, और आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग कैसा मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट हो के हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, xt इज इक्वल्स टू, अब तुम क्या मान लो कि मान लो xt है xt अगर हमने डेल t दे रखा है, xt कितना दे रखा है, अगर डेल t दे रखा है, तो आउटपुट भी हमें कितना मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होके मिल जाएगा, अगर कोई एलटीआई सिस्टम है उस केस में। ठीक है,
अभी तो मैंने ये एक सिस्टम ले लिया और इस तरीके से लिख दिया। पहले वाला जो सिस्टम था उसे भी हम इस तरीके से समझा सकते थे कि मान लो ये कोई LTI सिस्टम है, यहाँ मैंने del t दिया या xt दिया, तो हमें फिक्स पता है कि आउटपुट कितना मिलेगा, ht मिलेगा। अगर मैंने यहाँ del t माइनस टॉ दिया तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ht माइनस टॉ दिया। अगर यहाँ मैंने del t माइनस टॉ 1 प्लस टॉ 2 दिया तो ऐसा ही ht माइनस टॉ 1 प्लस टॉ 2 हो जाएगा। तो इसी चीज को अब हम क्या लेके चलेंगे, इस वाले में ही सिस्टम में लेके चल रहे हैं कि हमने ht इम्पल्स रेस्पॉन्स वाले सिस्टम पर क्या दिया, xt इनपुट दिया। तो अगर हम इसके इनपुट पर xt दे रहे हैं, आउटपुट पे कितना मिल रहा है, yt मिल रहा है। तो yt इज इक्वल्स टू हम क्या भी लिख सकते हैं कि yt इज इक्वल्स टू, यही तो होगा, yt इज इक्वल्स टू, ये इसके इनपुट पे दिया, ये दोनों मल्टीपल हो गए, हमें क्या मिल गए, यहाँ पर मिल गए। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ht होता है वो क्या होता है, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करके अभी तुम्हें बताया है कि ऐसा ऐसा भी इसमें हो सकता है कि अगर इसके इनपुट पे ऐसे वैल्यू दे रहे हैं तो ये ऐसे वैल्यू भी निकल सकती है। खाली ये समझाने के लिए दिखाया था, अभी इसको लिखना मत, अभी इसे लिखना नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए दिखाया था कि ऐसा भी इसमें हो सकता है। अब ये हमने एक इम्पल्स रिस्पॉन्स बता दिया कि ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसका वैल्यू ht होती है। अब अगर हम xt तो हमारा क्या है, नॉर्मल सिग्नल है कि कोई हमने xt सिग्नल दिया है तो हमें yt आउटपुट मिल रहा है। अगर हम t की जगह क्या कर दें, इसे x टॉ दे दें, यहाँ पर कितनी वैल्यू दे दें, xt की जगह हम कितना दे दें, x टॉ दे दें। और यहाँ क्या कहा था, del t होता है, del t की जगह हम क्या लिख रहे हैं कि यहाँ del t माइनस टॉ दे दें। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या कह रहे हैं, जो इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा उसमें चेंज होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारे किस में चेंज हो जाएगा, आउटपुट वाली वैल्यू में भी उसी के अकॉर्डिंग उतना ही हमारा चेंज हो जाता है। अब अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगा के, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अभी नॉर्मल ऐसे लिख दिया कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अगर इसे ऐसे लिख देते हैं तो सेम वहां पर भी इसी के ही अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाती है, आउटपुट पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो आउटपुट पे वो ना लिख के हम क्या लिखेंगे कि आउटपुट पे भी तो हमें यही मिल रहा है ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि yt इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया कि हमें पता है कि इम्पल्स रेस्पॉन्स जब होता है या ऐसा सिस्टम होता है इम्पल्स रेस्पॉन्स ht वाला, तो अगर हम x ऑफ टो माइनस डेल t माइनस टो डेल t करके अगर दे रहे हैं तो जो हमें आउटपुट पे वैल्यू मिलती है वो क्या करके मिलती है, जो चेंज अभी बता देंगे ये कैसे मिल रही है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ टो देखो क्या कहा था कि यहाँ कितने का इम्पल्स रेस्पॉन्स हो रहा है, ht का इम्पल्स रेस्पॉन्स है। तो जो यहाँ पर वैल्यू चेंज होके मिलती है वो कितनी मिलती है, डेल t x टो सुपरपोजिशन या लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग के, तो इसके अकॉर्डिंग जो yt हमें मिलता है वो क्या मिलता है, इतना मिलता है। यही हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी कॉन्वोल्यूशन में वैल्यू। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हुआ कि जितने की शिफ्टिंग हम इनपुट में कर रहे थे, इम्पल्स होने के बाद, इम्पल्स रेस्पॉन्स के बाद जो हमें मिलती है वैल्यू, उतने की शिफ्टिंग हमारे इम्पल्स में भी हो जाती है। तो कॉन्वोल्यूशन एक तरीके से क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन एक इंटीग्रल होता है। कॉन्वोल्यूशन एक क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन एक इंटीग्रल होता है जिसमें दो अलग अलग अगर सिग्नल हमें दे रखे हैं, दो अलग अलग सिग्नल अगर हमें दे रखे हैं, तो एक जो सिग्नल होता है वो तो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। देखो जो ये x टॉ था, xt था, ये तो अपनी जगह क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन जो इसके साथ वाला दूसरा सिग्नल होता है, जो उसके साथ वाला दूसरा सिग्नल होता है वो हमें किसके बारे में बताता है कि सिग्नल में पहले सिग्नल के साथ कितने की ओवरलैपिंग हुई है,
उसके बारे में ये बता देता है। तो जितना भी चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा, दूसरे वाले सिग्नल में चेंज आता है। जो भी यहाँ अंदर लगा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वाले सिग्नल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो यहाँ तो हमें पता है इम्पल्स रेस्पॉन्स एच टी है, तो सेम एच यहाँ पर आ जाता है, एच टी माइनस टॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो डेल है, डेल का इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, एच होता है। डेल का इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, एच होता है। तो टी माइनस टॉ का शिफ्ट यहाँ आया, टी माइनस टॉ का शिफ्ट यहाँ पर भी हमने कर दिया। तो दो प्रॉपर्टी को, मतलब दो चीजों को साथ में लेके यहाँ पे बता दिया, इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में भी और कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में भी। तो कन्वोल्यूशन हमारा क्या होता है, कन्वोल्यूशन एक इंटीग्रल मल्टीपल है जिसमें दो अलग अलग सिग्नल होते हैं, जिसमें एक सिग्नल फिक्स रहता है और एक सिग्नल अपनी जगह को शिफ्ट करके किसके बारे में बताता है कि कितने की ओवरलैपिंग हुई है उसके बारे में बताता है। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मल्टीपल है, जो दो सिग्नल अगर हमने अलग अलग दे रखे हैं तो उसमें ये बताता है कि कितने की शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग के बारे में बताता है। शिफ्टिंग या फिर ये कहो एक सिग्नल की दूसरे सिग्नल पर कितनी ओवरलैपिंग हुई है उसको हमें कन्वोल्यूशन बताता है। तो ये रहा इंटीग्रल मल्टीपल, एक्स टॉ अपनी जगह पर, एच टी माइनस टॉ ने बता दिया कि हाँ अब ये दोनों मिलकर कितने की क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये हमारी किसके बारे में है, कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में है। तो कन्वोल्यूशन को तुम ऐसे बता सकते हो, बल्कि कन्वोल्यूशन के साथ साथ हम इसे किसको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक LTI सिस्टम को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर कोई एक LTI सिस्टम है, अगर इसे हमने क्या कह दिया कि ये एक LTI सिस्टम है, तो उस LTI सिस्टम में अगर हम इस तरीके से इनपुट देते हैं तो हमें जो आउटपुट की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जितनी हमने शो कर रखी है उस अकॉर्डिंग हमें आउटपुट की वैल्यू मिलती है। अब अगर कोई कहता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम को प्रूव भी करो, कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, उसे हमें क्या भी अगर करके दिखाना है, प्रूफ भी करके दिखाना है। ये तो देखो चलो सिंपल वैल्यू हो गई कि कन्वोल्यूशन अगर कहीं पे हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। अब जो मेन कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने किस में बताई है, लाप्लास में बताई है कि लाप्लास करने पर क्या होता है। यहाँ हमें कन्वोल्यूशन अगर प्रूफ करना है तो कन्वोल्यूशन कैसे प्रूफ करेंगे। हमने देखो दो फंक्शन माने थे, दो फंक्शन हमने कौन कौन से माने हैं, एक x1t और एक x2t, दो अलग अलग फंक्शन हमने कह दिया। प्रूफ क्या करना है कि या तो जो इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो वैल्यू आती है xs और x2s, इनका इनवर्स लाप्लास का कॉन्वोल्यूशन, दोनों का कॉन्वोल्यूशन किसके बराबर करके दिखा दो, दो अलग अलग सिग्नल के बराबर करके दिखा दो, या दो अलग अलग सिग्नल की मल्टीप्लीकेशन करो और वो इनवर्स लाप्लास कॉन्वोल्यूशन करके दिखा दो। तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो सिग्नल कौन कौन से माने, एक x1t माना और एक x2t मान लिया। तो जो हमने x1t और x2t मान लिए उनको भी अगर हम कोई नाम देके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो एक हमने क्या कह दिया, जो x1t था उसे हमने क्या नाम दे दिया, ft नाम दे दिया, और इस ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, fs है। दूसरा सिग्नल हमने क्या नाम दे दिया, gt नाम दे दिया, और जो gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, gs है। ठीक है, ये दो सिग्नल हमने मान लिए। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं f ऑफ s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, वन साइडेड लिख रहे हो तो वन साइडेड, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो टू इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, एफ एस का कितना है, एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी डी टी, जो यहाँ ले रहे हो वही चीज यहाँ पर भी लेनी है। ठीक है, ये पहले का हो गया। दूसरे का अगर लाप्लास लिखना है जीएस का, तो जीएस का लाप्लास कितना होगा, जीरो टू इन्फिनिटी gt e की पावर माइनस एस टी डी टी। ये हो गया fs पहले वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हो गया gs दूसरे वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है। क्या करके दिखाना है, अगर इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कर दें हम ft और gt का, यही तो प्रूफ करना था पीछे कि या तो इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लाप्लास इनवर्स के बराबर दिखा दो, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लाप्लास इनवर्स उन दोनों के कॉन्वोल्यूशन के बराबर करके दिखा दो। तो हम क्या करते हैं, अगर कॉन्वोल्यूशन लेके चलें, थोड़ा यहाँ कर देते हैं फिर वहां कर देंगे, एफ एस
कॉन्वोल्यूशन जीएस, एफएस कॉन्वोल्यूशन जीएस को अगर हम लेके चल रहे हैं तो जो हमने फॉर्मूला अभी पीछे लिखा था उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला पीछे मतलब अभी जो यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम समझाई थी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पहले वाला जो सिस्टम है फर्स्ट वाला वो ऐसे ही रहता है, और जो दूसरे वाला सिस्टम होगा उसका क्या हो जाएगा, एफ टी लिखो यहां पर, इसको ही तो प्रूफ करके दिखाना है। पहले वाला जो सिस्टम है वो तो टी ही रहेगा, पहले वाला ऐसे ही रहता है, और जो दूसरे वाला है टी माइनस टॉ की उसमें क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी dt। अब हमने जब शुरुआत में ये थ्योरम मतलब लिखवाई थी तो हमने क्या माना था कि F1 F2 या फिर G1 G2 X1 XT जो भी दो सिग्नल माने थे उनकी वैल्यू को ये कहा था कि t इज इक्वल्स टू लेस देन 0 पर उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इसलिए t इज इक्वल्स टू लेस देन 0 पर वैल्यू 0 होगी, इसलिए हम यहाँ लिमिट कितनी भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह 0 टू इन्फिनिटी भी इनकी लिमिट लिख सकते हैं। अब चाहिए हमें क्या था प्रूफ करने के लिए थ्योरम, एफएस जीएस का लाप्लास इनवर्स, उधर जाके इनके बराबर, अगर लाप्लास इनवर्स इधर गया या दोनों तरफ लाप्लास लेने पर यहां से तो लाप्लास हट जाएगा और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, लाप्लास आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, यहां पर लाप्लास लेना है, सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, यहां पर लाप्लास लेना है, लाप्लास ऑफ एफ टी जी टी। ठीक है, अब इसका हमें क्या लेना है, लाप्लास। लाप्लास का क्या होता है फॉर्मूला, 0 टू इनफाइनाइट, अभी अभी हमने ऊपर भी लिखा था कि लाप्लास का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी, जो भी वैल्यू है उसे ऐसे लिख दो, एफ टी जी टी माइनस टॉ dt तो है, dt को चलो एक साथ अगले वाले में लिखेंगे, t माइनस टॉ, लाप्लास में क्या लिखते हैं, e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी डी टी डी टॉ। ठीक है, dt लिख लिया और डी टॉ, मतलब दो हमें यहाँ पर लिखने हैं, ये वैल्यू हमने इस तरीके से लिख ली, एक f वाले फंक्शन के लिए और एक dt वाले फंक्शन के लिए हमने ये वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या करना है, दो इंटीग्रेशन अलग अलग है, अब t माइनस टॉ है, एक काम करो t माइनस टॉ को यहाँ पर क्या करो, कुछ मान लो, t माइनस टॉ को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर t माइनस टॉ को कुछ मान लेंगे तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू उठाई है वहां रखी है, और जो लाप्लास का e माइनस एस टी फंक्शन होता है, e माइनस एस टी कोने में रख दिया है, और e माइनस एस टी रखने के बाद वहां पर कितना लिख दिया, dt जो पहले वाले का था ही और जो दूसरे वाले का आया d टॉ लिख दिया। अब माना लेट t माइनस टॉ इज इक्वल्स टू, t1 लिख लो, t2 लिख लो, कोई भी चीज लिख सकते हैं, क्या माने, t माइनस टॉ इज इक्वल्स टू m। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट t माइनस टॉ इज इक्वल्स टू यहाँ पर पुट कर दी। अब हर जगह कहाँ कहाँ रिप्लेस हमें ये वैल्यू करनी है, जहां t माइनस टॉ है वहां पर इसे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, f इज इक्वल्स टू, अच्छा ये चीज देखो यहाँ वो हो गई है, यहाँ तो t माइनस टॉ कर दिया, यहाँ टॉ नहीं करा, ये वाकई सही है, एफ टॉ जी टी माइनस टॉ ई की पावर माइनस एस टी डी टी डी टॉ। अब t माइनस टॉ को या तो m मान लो, या यहाँ हम क्या कर सकते हैं, किसी और चीज को भी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर t माइनस टॉ m हो गया तो जहां dt लिखा होगा वहां भी तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, पहले देखो ये इसी के बराबर चल रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ टॉ
g ऑफ m e की पावर माइनस एस, टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस टॉ लिख सकते हैं। टी की जगह हम कितना लिख सकते हैं, m प्लस टॉ। dt, dt की जगह कितना लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर डिफरेंशियल लेंगे तो कितना आ जाएगा, dm डी टॉ पहले से था, ये देखो ये आ गया dm डी टॉ। अब इसकी पावर को अलग अलग बना दो, ये जो पावर है इसे क्या करो, अलग अलग लिख लो। तो 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टॉ तो मैंने यहां लिख दिया, 0 टू इनफाइनाइट जी ऑफ एम मैंने यहां लिख दिया, और ई की पावर मैंने अलग अलग लिख ली। ई की पावर मैंने ऐसे लिख सकती हूँ, ई की पावर एस एम डॉट ई की पावर टॉ लिख सकते हैं ऐसे। देखो ई की पावर माइनस एस एम, ई की पावर माइनस एस टॉ डी एम डी टॉ। अब अलग अलग लिख दो, टॉ वाले को टॉ वाले के साथ ले जाओ, एम वाले को एम वाले के साथ रखो। टॉ वाला है, टॉ वाला इसके साथ ले आओ। देखो क्या करा हमने, 0 टू इनफाइनाइट एफ टॉ, टॉ वाला ही सारी चीज एक तरफ लिया है, ई की पावर माइनस एस टी, और मल्टीप्लाई में ही तो है ये दोनों, तो ई की पावर माइनस एस एम और जी एम वालों को एक तरफ ले गए। अब ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ये लाप्लास ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही जो लाप्लास का फॉर्मूला लिखा था वो यही तो होता है, एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी। जो यहाँ होगा वही चीज यहाँ होगी, जो यहाँ होगा वही चीज यहाँ होगी। तो देखो टॉ है तो टॉ, एम है तो एम। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अगर हमने देखा ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो अलग अलग फंक्शन, एक एफ का फंक्शन और एक किसका फंक्शन, जी का फंक्शन। डिफरेंस बस इतना ही तो है, यहाँ टॉ है, यहाँ क्या है, एम है, वो चीज हमने ऊपर मानी थी। तो हमें ये पता है कि ये जो दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं, एक एफ की आई है और एक जी की आई है, लाप्लास ही तो आया है। अब हमें टॉ से तो लेना देना नहीं है ना, देखो यहाँ टी से थोड़ी लेना देना है, इसका जो लाप्लास आएगा, इनकी जो वैल्यूज निकल के आएगी इनवर्स लाप्लास की, वो कितनी आएगी, एफ एस आएगी, यहाँ कितनी आएगी, जी एस आएगी। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास लेने पर, तो नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास करने पर। तो जब दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास करेंगे तो यहां से लाप्लास का साइन हट जाएगा, कितना आएगा, एफ टी कॉन्वोल्यूशन जी टी, और यहां लाप्लास का साइन आ जाएगा, तो लाप्लास इनवर्स, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास करा है ना, या इस वाले लाप्लास को उधर ले गए हैं। तो ये वाले फंक्शन को कितना लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस। इस वाले फंक्शन को कितना लिख सकते हैं, जी ऑफ एस। इसको एफ ऑफ एस लिख दिया यहां से, इसको जी ऑफ एस लिख दिया यहां से, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ गए, और लाप्लास इनवर्स। स्टार्टिंग में ही जब कन्वोल्यूशन थ्योरम को हमने बताया था कि क्या है, हमने किससे प्रूफ करना है, तो यही स्टेटमेंट लिखी थी ना कि दोनों जो दो अलग अलग फंक्शन है उसका जो लाप्लास होता है, उसका जो लाप्लास आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो वैल्यू आती है उसका इनवर्स लाप्लास हमारे टाइम डोमेन में जो वैल्यू होती है उसके कॉन्वोल्यूशन के बराबर होती है। तो यही कॉन्वोल्यूशन है। तो कॉन्वोल्यूशन का एक पार्ट ये है जो हमारे सिलेबस में है, जो मतलब हम समझ रहे हैं कि हमें इस कॉन्वोल्यूशन में क्या पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन में ये देखा है कि लाप्लास इनवर्स में जो कॉन्वोल्यूशन होता है, लाप्लास इनवर्स में दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन टाइम इनवर्स में जो टाइम डोमेन में जो वैल्यू होते हैं उनके कॉन्वोल्यूशन के बराबर होता है। यहाँ पर बस हमारी ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रल वाली स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। पर लेकिन एक कॉन्वोल्यूशन की जो रियल डेफिनेशन है वो कौन सी है, इंटीग्रेशन वाली है, कि कॉन्वोल्यूशन एक इंटीग्रल होता है जो क्या बताता है, जिसमें जो फंक्शन हमारा ये बताता है कि दो अलग अलग जो सिग्नल हैं उसमें एक सिग्नल की दूसरे सिग्नल के साथ कितनी ओवरलैपिंग हुई है उसके बारे में बताता है। ये नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन होती है, और ये कॉन्वोल्यूशन का हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अगर प्रूफ आएगा तो ये स्टेप है, बस इतने से ये हमें एग्जाम में करके दिखाने हैं, ठीक है। तो ये हमने किसको प्रूफ कर दिया, कॉन्वोल्यूशन को यहाँ पर प्रूफ कर दिया है
कि लाप्लास जो इसका आता है निकल के, इनका लाप्लास कितना निकल के आता है, इतनी वैल्यू लाप्लास की निकल के आती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। कोई बच्चा ऐसे भी प्रूफ कर सकता था कि इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस, वो लाप्लास ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां तक भी हो सकता था। अगर यहां तक भी नहीं लाते इसे, यहां तक भी अगर कोई एग्जाम में लिख देगा तो भी ठीक होगा, क्योंकि देखो इसका मतलब यही तो है, लाप्लास ऑफ एफ टी। देखो इसे एफ एस लिख दिया, इसे जी एस लिख दिया, और ये चल ही रहा है। तो चाहे तो इसे प्रूफ करो या इसे प्रूफ करो, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में से कोई भी लिख दोगे, आंसर गलत नहीं होने का। तो ये क्या हो गया हमारा, लाप्लास के कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में हो गया, या कॉन्वोल्यूशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन, कि कॉन्वोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी दो तीन वही है, दो तीन तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, फिर थोड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन की। फर्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दो हम पे अलग अलग सिग्नल है, एक x1t है और दूसरा x2t है, एक हम पे क्या है x1t है, दूसरा x2t है, तो अगर इसका जो कॉन्वोल्यूशन x1t और x2t को ऐसे कॉन्वोल्यूशन कर दिया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं कि जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। मतलब कि दो के बीच में अगर x1 कॉन्वोल्यूशन x2 लिखा तो ये बराबर होता है x2t कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1t। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या चीज बताई कि दो अगर जो सिग्नल है अलग अलग, उनका हम अगर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो एक को पहले प्लेस पे लिख रहे हैं, दूसरे को दूसरे प्लेस पे लिख रहे हैं, उनका जो कॉन्वोल्यूशन करें और नेक्स्ट टाइम दूसरे वाले को पहले लिखे और पहले वाले को सेकंड नंबर में लिखे, तब उनका कॉन्वोल्यूशन करें, तो हमेशा जो उनकी वैल्यू आती है वो क्या आती है, इक्वल आती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन हमारा किसको फॉलो करता है, या कॉन्वोल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है मैथ्स में, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि अगर हमारे तीन सिग्नल हैं x1t, x2t, x3t, तो x1t का ये जो कॉन्वोल्यूशन है वो अलग अलग जो दो कॉन्वोल्यूशन हमने जोड़े, हमने दो सिग्नल क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिए। दो सिग्नल पहले हमने क्या करें, ऐड करे और किसी तीसरे के साथ उसे क्या कर दिया, कन्वोल्यूशन कर दिया, तो ये इक्वल होता है किसके, x1t कन्वोल्यूशन ऑफ x2t प्लस x1t कन्वोल्यूशन ऑफ x3t। देखो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव, इसकी पहले कॉन्वोल्यूशन इसके साथ भी कर दिया और इसका कॉन्वोल्यूशन हमने इस वाले के साथ भी कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो चाहे दो अलग अलग सिग्नल को पहले ऐड कर दो, फिर उसका किसी पहले वाले सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन कर दो, या दोनों सिग्नल को अलग अलग कॉन्वोलेट करके भी क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसे एक डायग्राम से भी आपको शो करना चाहूँ तो देखो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव में। कम्यूटेटिव तो बिल्कुल सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा है कि मान लो कोई एक पहला सिग्नल है जिसकी वैल्यू कितनी है, x1t है। हमने पहले क्या करा, जो पहले हम चीज कर रहे हैं कि यहाँ पर दो हम पे अलग अलग सिग्नल है, एक h1t और एक h2t। तो हमने पहले इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहले ऐड करा, फिर उसको उसके अंदर कौन सा रेस्पॉन्स दिया, ये x1t, तब उसके अंदर दिया, तब हमें वैल्यू क्या मिल गई, x1t कन्वोल्यूशन होके मिल गई किसके साथ, h1t प्लस h2t। तो ये हमारा किसके भी बराबर हो सकती है। हम इसकी जगह क्या भी कर सकते थे, इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे, x1t में जो कन्वोल्यूशन मतलब ये वाला जो x1t दिया, हम अलग अलग भी ऐसे लिख सकते थे कि ये h1t है, ये h2t है, इसमें हम अलग x1t दे रहे हैं, इसमें हम
अलग x1t दे रहे हैं, फिर दोनों को आगे क्या कर दे रहे हैं, ऐड करके अलग निकाल देना है। इसका मतलब इसके साथ कन्वोल्यूट हो जाए, इसके साथ कन्वोल्यूट हो जाए, फिर ऐड करके हमें मिल जाए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट थर्ड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, मतलब कन्वोल्यूट कर रहे हैं तीनों का अलग अलग, कैसे, मान लो ये दो सिग्नल है H1T, इसका कन्वोल्यूशन हमने कर दिया H2T, पहले दो का सिग्नल का ही अलग अलग कन्वोल्यूशन कर दिया हमने, और अब इसमें क्या दे दिया X1T। तो हमें जो कन्वोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा वो कितना मिलेगा, X1T कन्वोल्यूशन H1T कन्वोल्यूशन H2T। ये जो मैं H1 H2 लिख रही हूँ, इसे आप क्या भी लिख सकते हैं, X2 X3, तीन अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये नेमिंग ही है और मैं रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही कर करके ही शो कर रही हूँ। ये कन्वोल्यूशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या भी कर सकते हैं, इनको अलग अलग कन्वोल्यूट भी कर सकते हैं। कैसे, X1T H1T के साथ इसका पहले कन्वोल्यूशन कर दें, फिर H2T के साथ इसका कन्वोल्यूशन कर दें, इस तरीके से। इस तरीके का क्या मतलब है कि इसका जो कन्वोल्यूशन है हम कैसे भी कर सकते हैं, X1T कन्वोल्यूशन ऑफ H1T, और फिर किसके साथ कन्वोल्यूशन कर दें, फिर इसके साथ। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि पहले या तो दो का कन्वोल्यूशन कर दो, फिर तीसरे के साथ कन्वोल्यूशन कर दो, या पहले उन दो का कन्वोल्यूशन कर दो, फिर उसका कन्वोल्यूशन किसके साथ करो, तीसरे के साथ करो। तो ऐसे कन्वोल्यूशन होके भी लिख सकते हैं, या पहले दो का कन्वोल्यूशन करके एक के साथ कन्वोल्यूशन कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कैसी, बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी के बाद कुछ हमारी होती है स्पेशल प्रॉपर्टीज। ये भी प्रॉपर्टीज में ही आती है, अगर एग्जाम में प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आता है तो सारी लिखनी है, ये भी लिखनी है। स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज में क्या है, फोर्थ उसी के आगे से ही स्टार्ट करते हैं, स्केलिंग। पहले हम कौन सी देखते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारा कोई दो सिग्नल है और उसमें स्केलिंग हो रही है, कि मान लो ये सिग्नल है X1T, इसमें स्केलिंग हुई, कन्वोल्यूशन करा दूसरे सिग्नल के साथ X2T के साथ, इसमें स्केलिंग हो गई, ये है। तो इनका जो कन्वोल्यूशन आएगा, इनका जो कन्वोल्यूशन आएगा उसमें क्या होता है, ए का तो जो भी स्केलिंग जिस पार्ट से हो रही है उस पार्ट को तो क्या कर लो, बाहर रख लो। जिस भी पार्ट से हमारी क्या हुई है, स्केलिंग हुई है, उस पार्ट को बाहर रख लो। और जो भी इनका कन्वोल्यूशन होके आएगा, माना जो X1 और X2 है उनका कन्वोल्यूशन होके हमारा कितना आता है, X3 आता है या Y आता है, जो भी इनका कन्वोल्यूशन आएगा उसमें भी कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारी कौन सी, एक तरीके से ये किसकी तरह दिख रही है, इम्पल्स, क्योंकि कन्वोल्यूशन में होता तो यही है, वो इम्पल्स रेस्पॉन्स ही तो आउटपुट में देता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी स्केलिंग की बिल्कुल किसे फॉलो कर रही है, जैसे स्केलिंग में फॉलो, इम्पल्स में स्केलिंग फॉलो होती है वैसे ही कर रही है, कि स्केलिंग अगर ए है बी है, जो भी स्केलिंग होगी तो कन्वोल्यूशन वाला जो पार्ट होगा टाइम टी, उसमें भी मल्टीप्लाई होगी स्केलिंग की, और बाहर मॉड्यूलस में भी हमारा क्या आ जाता है, स्केलिंग वाला फैक्टर आ जाता है। फिफ्थ है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लो एक हमारा, यहाँ मैं x1 x1 लिख रही हूँ, डेल भी होगा, कुछ भी हो सकता है, पर डेल वाली चीजें भी आगे समझाने, इसलिए डेल यहाँ नहीं लेके चल रहे हैं। x1 y1 f1 f2, जिसे जो रिप्रेजेंटेशन करनी है वो कर सकता है, कि यहाँ x1t है और इसमें मैंने शिफ्टिंग करी t1 की। यहाँ प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस, कोई भी साइन हो सकता है, माइनस लेके चल रहे हैं। और कोई दूसरा सिग्नल है x2, उसमें शिफ्टिंग हो रही है कितने की,
T2 की, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, मान लो इनका रिजल्टेंट फिर से y आ रहा है, y अगर इनका कन्वोल्यूशन करके रिजल्टेंट आता है तो जो उसके टाइम पीरियड में है उसमें भी टोटल जितने की शिफ्टिंग हुई है उतने की शिफ्टिंग हो जाती है। तो यहाँ T1 की शिफ्टिंग हुई है, यहाँ T2 की, तो टोटल शिफ्टिंग कितने की हुई है, T1 प्लस T2 की। तो यहाँ भी टोटल शिफ्टिंग कितने की हो जाती है, T1 प्लस T2 की शिफ्टिंग हो जाती है। सबसे सिंपल टोटल शिफ्टिंग करनी है, दोनों को जोड़ो और कुल क्या कर दो, वहां पर शिफ्टिंग कर दो। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ, इसे चाहे एरिया की प्रॉपर्टी कह दो या विड्थ प्रॉपर्टी कह दो, इस प्रॉपर्टी का कोई भी नाम लिख सकते हैं, या तो इसे प्रॉपर्टी लिख दो एरिया की प्रॉपर्टी, या इसे कौन सी प्रॉपर्टी लिख दो, विड्थ की प्रॉपर्टी, ठीक है। विड्थ लिखो या विड्थ शिफ्ट कहो या कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ इसे हमने कौन सी प्रॉपर्टी कही, एरिया की प्रॉपर्टी हमने कह दी। अब ये कैसे है कि मान लो दो तुम्हारे सिग्नल हैं, ये सिग्नल से ही समझनी है प्रॉपर्टी। इसका कोई एक एरिया है, चाहे रेक्टेंगल कोई भी एक एरिया ले लो, चलो ऐसे अननोन ले लिया, यहाँ पर ए लिखो और यहाँ बी लिख लो। ये सेकंड है कोई, इसका भी कुछ इस तरीके से एरिया मान लो, यहाँ सी लिखा, यहाँ डी, या T1 T2 T3 T4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनकी जो विड्थ आती है, हम इसको तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम इसको तो इसमें क्या नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें किसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एरिया की प्रॉपर्टी जरूर लगा देते हैं कि जो इसका मान लो पहले वाले का कुछ एरिया है, दूसरे वाले का कुछ एरिया है, इसका एरिया मान लो A1 और इसका एरिया मान लो A2। पहले वाले का एरिया कितना है, A1 है, और दूसरे वाले का एरिया हमने कितना मान लिया, A2 मान लिया। इस कंडीशन में अब क्या होता है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगाना, माइनस नहीं है तो मत लगाओ, चलो ये माइनस में है, क्वेश्चन में माइनस में ही आएगा, वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब इनकी जो टोटल विड्थ में क्या चेंज आता है, विड्थ हमेशा जितनी होती है उतनी ही ऐड हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम टोटल विड्थ 2 मान रहे हो और यहाँ भी 2 है, तो टोटल अब जो विड्थ में चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 का चेंज आएगा। कैसे, ये वाली वैल्यूज आपस में जोड़ दो, ये वाली और ये वाली वैल्यूज आपस में जोड़ दो, टोटल उसकी विड्थ आ जाती है। जैसे यहाँ कितना है, माइनस है, यहाँ कितना है, माइनस सी, तो यहाँ पे विड्थ कितनी आ गई, माइनस के A प्लस सी, दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ -4 है, वहाँ -3 है, तो -4 प्लस -3 7, यहाँ B है, यहाँ D है, तो यहाँ पे विड्थ कितनी आ गई, B प्लस D। तो विड्थ में, एरिया प्रॉपर्टी में या विड्थ में हमेशा विड्थ का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं विड्थ एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, ये भी नाम इसमें आ सकता है। लेकिन एरिया का वैल्यू हमें नहीं पता, एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता अब चल पाती, तो एरिया फिर से कुछ भी बना दो, लेकिन जो ओवरऑल एरिया इसका आएगा, जो ओवरऑल एरिया इसका आएगा वो किसके बराबर होता है, पहले वाले और दूसरे वाले एरिया के बराबर होता है। कि जितना पहले वाला एरिया आएगा और जितना दूसरा वाला एरिया आएगा उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसीलिए इसे एरिया प्रॉपर्टी भी नाम दे देते हैं और विड्थ प्रॉपर्टी भी इसे नाम दे सकते हैं। तो चाहे तो एरिया प्रॉपर्टी यहाँ पर कह दो या विड्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर कह दो। और इस प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा यूज, मतलब सबसे सिंपल जो बना सकते हैं, कि अगर यहाँ तो हमें देखो शेप वेप कुछ पता नहीं है ना, लेकिन इस प्रॉपर्टी का एक जगह और यूज हो सकता है। अगर हमें शेप पता है, शेप पता है का मतलब कि अगर हम पे 2 रेक्टेंगल हैं लेकिन उन रेक्टेंगल का क्या सेम नहीं है, टाइम पीरियड सेम नहीं है। मान लो 2 हम पे रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, दोनों रेक्टेंगल ही है ना, पर इनका जो हम टाइम पीरियड देख रहे हैं वो क्या नहीं है, वो सेम नहीं है। ऐसे है, मान लो ये एक रेक्टेंगल एक ये रेक्टेंगल, और इसका हमें क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन करना है। इस वाले सिग्नल का और इस वाले सिग्नल का हमें क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन करना है। तो हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी 2 डिसिमिलर या डिफरेंट टाइम पीरियड वाले रेक्टेंगल का टाइम पीरियड डिफरेंट होना चाहिए, ये कुछ भी हो, ये मान लो इसका 3 है, ये इसका 1 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ क्या देखना है, टाइम पीरियड। अभी
तो अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड वाले दो सिग्नल है उसका हम क्या करते हैं, कॉन्वोल्यूशन करते हैं। तो हमेशा हमें जो कॉन्वोल्यूशन होके मिलेगा वो क्या मिलता है, ट्रेपेजॉइडल मिलता है। हमेशा जो हमें कॉन्वोल्यूशन होके मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइडल मिलेगा। अब कोई पूछेगा कि ट्रेपेजॉइडल हमने वहां क्यों बनाया, ये खाली शो करने के लिए वहां बना रखा है, कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 और 1, -2 और -1, तो ये कितना आएगा, -3 आएगा। तो -3 पे टिक लगा दो। और यहाँ कितना, 3 और 1 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 4 पे टिक लगा दो। ये होता है ट्रेपेजॉइडल बनाने का तरीका। अब जो ट्रेपेजॉइडल बनेगा, ये तो हमने ऐसी अंदाजे से ही क्या कर दिया, दो खाली विड्थ वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ लिख दिया। लेकिन हमें पता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट दो वैल्यूज होंगी, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, पर विदाउट सॉल्व करें। ये एक ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, कि दो डिफरेंट कभी भी होते हैं, रेक्टेंगल जरूर होने चाहिए, और रेक्टेंगल होने के बाद उनकी जो विड्थ होनी चाहिए वो क्या, डिफरेंस होनी चाहिए। तो हमेशा जो शेप आती है वो किसकी आती है, ट्रेपेजॉइडल शेप ही वहां पर आएगी। ट्रेपेजॉइडल शेप मतलब इस तरीके की शेप ही हमें यहाँ पर मिलती है। अब ये जो वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी कि यहाँ हम वैल्यू मानते हैं कि ये इसकी T1 मान ली, यहाँ T2 मान ली, तो पहली T1 आती है, दूसरी T2 आती है, और तीसरी या यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो T1 + T2, मतलब टोटल होके जो आ जाती है, ये T1 आएगी, ये T2 आएगी, यहाँ तक टोटल होके इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर दो रेक्टेंगल हमारे बिल्कुल सिमिलर है, दो रेक्टेंगल बिल्कुल हमारे क्या है, सिमिलर ड्यूरेशन वाले हैं, उस कंडीशन में जो हमारे को मिलता है वो क्या मिलता है, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे, देखो यहाँ पे वैल्यू हमें पता है 1 और 1 2, 0 + 0 0, 1 और 1 2, ये माइनस के है ना। तो इस तरीके से जो हमें शेप मिलती है वो किसकी मिल जाती है, ट्रायंगल की शेप मिल जाती है। एरिया दोनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अगर इसका एरिया मान लो यहाँ पे 3 दिया होगा, यहाँ 4 दिया होगा, तो एरिया तो निकाल सकते हैं ना, 4 × 2 3 × 2, तो इसका तो 6 हो गया, 4 × 2 इसका कितना हो गया, 8 हो गया एरिया। तो 6 × 8 इसका एरिया क्या आएगा, 48। तो हम क्या करेंगे, 48 = हाइट, यही तो होगा टोटल, ये 4 हो गया 1/2, तो हाइट कितनी आ गई है, 24। तो इसका बिल्कुल सिंपल होता है, दो बराबर मतलब जिनके दो रेक्टेंगल क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं, उनका क्या निकलता है, ट्राइंगल निकलता है। ये हो गया एक शॉर्टकट। इस प्रॉपर्टी का यूज भी बता दिया कि जो एरिया वाली प्रॉपर्टी है उसका यूज भी हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट कौन सी थी हमारी, विड्थ प्रॉपर्टी थी। सेवेंथ हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, डिफरेंशियल वाली प्रॉपर्टी है। डिफरेंशियल वाली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो ये x1t है एक, और ये x2t है दूसरा, या ht है दूसरा, एक xt मान लिया, एक ht मान लिया, और इनका कॉन्वोल्यूशन होके कोई भी आउटपुट पे वैल्यू आती है। कॉन्वोल्यूशन कितना आएगा वो हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी तुम कॉन्वोल्यूशन मान लो, ये लिखने की नीड भी नहीं थी, ये सब में लिखनी है वाली लाइन, तो कोई yt zt जो भी तीसरा मान लो, x3t मान लो। तो अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग चाहे तो हम पहले वाले का डिफरेंशियल पहले कर दें और उसका कन्वोल्यूशन कर दें ht के साथ, या हम पहले वाले को ऐसे ही रखें और कन्वोल्यूशन करें दूसरे वाले का, तो वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो ये हो गई डिफरेंशियल प्रॉपर्टी कि पहले का डिफरेंशियल कर दो फिर ht से कन्वोल्यूशन कर दो, या पहले को ऐसे रख दो दूसरे वाले को डिफरेंशियल कर दो, वैल्यू इसकी कन्वोल्यूशन की क्या आती है, सेम आती है। तो ये हो गई हमारी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, विड्थ हो गई, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी हो गई। अब है प्रॉपर्टी हमारी सारी हो चुकी है, मोस्टली प्रॉपर्टी सारी हो गई है। अब जो मैं आगे कराऊंगी इन्हें प्रॉपर्टी में ना लेके किसमें भी कह सकते हैं, बस इनके स्पेशल फंक्शन कह दो, या फिर ये कहो कुछ रूल जो है, कहीं कहीं जगह इन्हें भी प्रॉपर्टी में लिख देते हैं, पर इन्हें प्रॉपर्टी में लिखने की कोई नीड नहीं है, खाली ये जो डिफरेंशियल तक था यहाँ तक ही प्रॉपर्टी हो गई है। अब डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एक प्रॉपर्टी हम ये भी कहते हैं इंपल्स रेस्पॉन्स में कन्वोल्यूशन का क्या होता है, कन्वोल्यूशन
कॉन्वोल्यूशन विद, थोड़ा बहुत ये स्टार्टिंग में भी बता ही दिया था, फिर भी यहाँ बता रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स रिस्पॉन्स, कि अगर इम्पल्स सिग्नल हमारे पास आ गया डेल टी, तो इम्पल्स में कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स टी है, और ये डिफरेंशियल प्रॉपर्टी का यूज भी है, आगे डिफरेंशियल प्रॉपर्टी रख के हम इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल टी, हमेशा याद रखना कितना आता है, एक्स टी आता है, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल टी, हमेशा याद रखना है क्या आता है हमारा, एक्स टी ही आएगा, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन डेल टी हमेशा याद रखना है कितना आएगा, एक्स टी ही आएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, कि कॉन्वोल्यूशन अगर टाइम इम्पल्स के साथ हो तो हमारा कितना आता है, ठीक है। एक ये हो गई कि एक्स टी का एच टी के साथ करा या एक्स टी का डेल टी के साथ करा तो कितनी वैल्यू आती है। इसके बाद एक हमने यूनिट इम्पल्स में भी बताई थी कि जब यूनिट इम्पल्स कह रहे हैं, जब यूनिट वाला करा था स्टेप सिग्नल, तो ये चीज स्टेप सिग्नल में भी बताई थी कि अगर यूनिट और यूनिट का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो क्या आता है, यूनिट और यूनिट का कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो हमेशा हमारा रैंप सिग्नल आएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल का और स्टेप सिग्नल का अगर कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो हमेशा हमारे पर कौन सा सिग्नल आएगा, रैंप सिग्नल आता है। ये चीज हमें याद रखनी है। सेम डेल टी और एक्स टी का तो बता दिया, तो ये भी कह सकते हैं यहाँ से एक्स टी को माना यू टी और डेल टी रखा, तो क्या कहा था, डेल टी का जिससे भी करोगे जो भी टर्म यहाँ पर होगी वही आएगी, तो यूटी का यूटी से, यूटी का डेल टी से कॉन्वोल्यूशन हमने करके दिखा दिया। सेम अगर डेल टी का डेल टी से करा तो भी डेल टी ही आएगा, डेल टी का डेल टी से करा, दूसरे वाले डेल टी को क्या मान लो, एक्स टी मान लो, तो डेल टी का डेल टी से करोगे तो हमेशा हम पे क्या आएगा, डेल टी ही आएगा, ठीक है। इसके बाद और प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी का हम किससे भी प्रूफ कर सकते हैं, डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी लगाकर भी इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। एक दो प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन की और होती हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ है, चलो पढ़ते पढ़ते दो तीन और याद आ जाएंगी, इनमें ही शिफ्ट करके होती है एक दो प्रॉपर्टी और। हाँ, मान लो यहाँ कोई फंक्शन एक्स टी है और यहाँ डेल टी के साथ अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है डेल टी माइनस वन, तो जो भी डेल टी में यहाँ टाइम होता है वो ही टाइम हमारा कहाँ आ जाता है, यहाँ एक्स टी के साथ आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को और याद रखना है, जब भी एक्स टी है, यू टी है, आर टी है, कोई भी आर टी के साथ भी अगर डेल टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स टी ही आएगा, ठीक है। आर टी के साथ भी डेल टी को कन्वोल्यूट करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, आर टी आएगा। तो जितना भी डेल टी के अंदर यहाँ पर टाइम होता है कॉन्वोल्यूशन करने के बाद, जो भी डेल टी के साथ टाइम होगा वही टाइम हमारा क्या आ जाएगा, एक्स टी के साथ भी आ जाता है। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्वोल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी हो गई। तो एक क्वेश्चन एक कॉन्वोल्यूशन का कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखते हैं कॉन्वोल्यूशन का एक क्वेश्चन। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एच टी इज इक्वल्स टू 1/RC 1/RC e की पावर -t/RC ut, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और ये कहा है, क्वेश्चन और पढ़ देती हूँ। फाइंड द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम गिवन बाय,
इस वाले सिस्टम का जो हमें सिस्टम दिया है इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स यहाँ पर बताना है। ठीक है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स इस वाले सिस्टम का यहाँ पर बताना है। अब यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स इसका यहाँ पर बताना है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा और यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स बता। अब जो हमने आउटपुट कहा था यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, ये किसी भी चीज का जो रेस्पॉन्स होता है या यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में जो रेस्पॉन्स होता है वो हमारा जो HS निकल के आता है वो हमारा क्या देखा था हमने, YS इज इक्वल्स टू कितना होता है, यही तो था। और यहां से हमने कह दिया था जो HS रेस्पॉन्स होता है यही तो होता है कि जो HS इज इक्वल्स टू होता है वो कितना होता है, YS अपॉन XS हमारा यहाँ पर वैल्यू होता है। तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है, YT की वैल्यू निकालनी है, किसकी, YS की। तो जो YS हमारा होगा, YS बराबर हमारा कितना होगा, XS इंटू HS, यही तो वैल्यू होगी कि Y इज इक्वल्स टू XS इंटू HS होता है और जो HS इज इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है, YS अपॉन XS हमारा होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, HT दे रखा है। तो HT देने के लिए अब हमें निकालना क्या है, रेस्पॉन्स निकालना है। क्या रेस्पॉन्स निकालना है, क्या क्वेश्चन कहा था, फाइंड द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ दिस सिग्नल। ये हमारा क्या इम्पल्स रेस्पॉन्स है, इम्पल्स रेस्पॉन्स है, हमें स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है तो हम YT ही तो निकालना है मेन, हमें क्या निकालना है, YT निकालना है। YT इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, YT इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट h ऑफ टो डी टो। ये लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ तो 0 टू इनफाइनाइट लिख दो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट h टो डॉट डी टो। हमने टो मान लिया यहाँ पे, जो टाइम पीरियड माना है या मतलब हमने जो शिफ्टिंग मानी है इम्पल्स रिस्पॉन्स की वो कितनी कह दी यहाँ पर, टो वैल्यू यहाँ पर मान के चल दिए। ठीक है, YT इज इक्वल्स टू निकालना है तो अब क्या रखो, सिंपल वैल्यू रख दो। यहाँ पर वैल्यू रखी इसकी 1 अपॉन RC e की पावर माइनस T अपॉन RC UT DT। ठीक है, ये वैल्यू रख ली 1 अपॉन RC e की पावर माइनस T बाय RC UT D टॉ। ये यहाँ पर वैल्यू हो गई, डी टॉ की टर्म में यहाँ पर लिख ली। अब सारी चीज हमने क्या लिखी है, टॉ मानी है तो इस वाले टी को भी या इन वैल्यू को भी किसकी टर्म में माननी पड़ेगी, टॉ की टर्म में ही लिखना। अगर dt लिख रहे हो तो dt की टर्म में लिखना, टॉ मान के चल रहे हैं h टॉ, तो सारी वैल्यू को किससे रिप्लेस करो, टॉ से ही यहाँ पर रिप्लेस कर दो। t इसलिए लिख के दिखाया था कि यही वैल्यू है, खाली ये क्या है, टॉ से हमने इसे क्या कर दिया, रिप्लेस यहाँ पर कर दिया। 1 बाय RC e की पावर माइनस टॉ बाय RC। अब यहाँ पर देखो जो u टॉ है, u तुम्हारा क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन ही तो है। और अगर यहाँ हम क्या चल रहे थे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यूनिट फंक्शन में हमें ये पता है कि जो यूनिट फंक्शन होता है, यूनिट फंक्शन के केस में 0 टू इनफाइनाइट तो वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट टू 0 वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हम लिमिट को 0 टू इनफाइनाइट करके इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। 0 टू इनफाइनाइट करा और u ऑफ टॉ की वैल्यू कितनी लिख दी, 1 लिख दिया। अभी तक इसे इसलिए 1 नहीं लिख रहे थे क्योंकि यहाँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट लेके चल रहे थे। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन इसका मतलब इंटीग्रेशन इसका कर दो। इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 बाय RC 0 टू इनफाइनाइट है तो ये माइनस टॉ बाय RC e की पावर, बस ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब e की पावर माइनस टॉ बाय RC है, किसकी वैल्यू रख दो, 0 टू इनफाइनाइट की यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो ये जो निकल के आएगा RC से RC कैंसिल, माइनस टॉ बाय RC, टॉ की भी वैल्यू अच्छा यहाँ रखनी पड़ेगी, इनफाइनाइट और ये तो टॉ को भी यहाँ तो कांस्टेंट ही तो नीचे आता है, टॉ वेरिएबल है, डी टॉ की रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो टॉ क्या है यहाँ पर, वेरिएबल।
कितना आ गया, e की पावर माइनस टॉ बाय RC। यहाँ किसकी वैल्यू रखो, इनफाइनाइट की वैल्यू रखो। जब इनफाइनाइट की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 की वैल्यू रखो, जब 0 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा कि t इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 के लिए हमें इसकी क्या मिल जाएगी, वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये 0 टू इनफाइनाइट रख के हमने यहाँ पर निकाल लिया, बस आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट की जगह t कर दोगे तो यहाँ पर e की पावर माइनस टी, यहाँ तक आंसर हमारा ये निकल गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अब करने के लिए देते हैं, उसे बस थोड़ा सा बताएंगे और उसे करने के लिए देंगे कि कैसे कॉन्वोल्यूशन थ्योरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करो और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के साथ साथ इसमें क्या लगाओ, इनवर्स लाप्लास इसका निकालो। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो, नॉर्मल अगर इनवर्स लाप्लास आया निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला लगाना है, a/s1 प्लस a/s2 करके a b की वैल्यू निकालनी है और नॉर्मल इनवर्स लाप्लास निकालना है। आंसर चाहे पार्शियल लगाओ चाहे कॉन्वोल्यूशन लगाओ, आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो आंसर तो सेम आना है, पर लेकिन जब इन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी लाप्लास ही लगानी है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन ही लगानी है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में क्या चीज हमें करनी है कि दो हमें वैल्यू पता होती हैं, x1t और x2t, और हमें पता होता है कि इसका जो कॉन्वोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा। या तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिख के बता दो, या नॉर्मल क्या लिख के बताओ, या तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख के बताओ या नॉर्मल लिख के बताओ कि जो दो अलग अलग वैल्यू आएंगी उनके किसके बराबर ये आएगा, कॉन्वोल्यूशन के लाप्लास करके इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम क्या भी लिख सकते हैं कि x1 है एक फंक्शन हमारा, x2 है एक फंक्शन, तो जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला निकाला था वही फॉर्मूला अब यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन में लिख देंगे। क्या, 0 to 2 या 0 to infinity tau x t minus tau d tau, ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया। तो बस हमें अब करना क्या है, यहाँ पर वैल्यू इसकी इस फॉर्म में लिखनी है कि हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ये क्या है, s/s प्लस ए है और वहां क्या है 1/s प्लस ए, मतलब ऐसा अलग मान लो, एक 1/s प्लस ए हो गया, एक 1/s प्लस ए, इस तरीके से वैल्यू बन गई। तो हम ये यहाँ पर किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, e की पावर में या e की पावर में। तो हम यहाँ s+1 को और s+1 को किसकी फॉर्म में लिख दे, x1t और x2t निकालना है ना। तो यहाँ पर पहले तो पार्शियल निकाल के इसे किस में कर दो, e की पावर में कर दो, और e की पावर में करने के बाद इनकी वैल्यू क्या रखो, यहाँ पर रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो कॉन्वोल्यूशन वाला एक क्वेश्चन ये आपको करके देखना है कि कैसे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट, चलो इस वाले लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सिर्फ दो चीज हमारी बची हैं। एक तो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर दिया हुआ हो नेटवर्क, तो नेटवर्क वाले सिस्टम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कॉन्वोल्यूशन का ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये या फिर कोई दूसरा, या तो ये करके दिखाएंगे क्या कोई एक दूसरा कॉन्वोल्यूशन से एक आधा क्वेश्चन और दिखा देंगे करके, अगर किसी को समझ में नहीं आया इसे भी कर देते, पर अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है लेक्चर में, तो इसे पहले खुद करके देखना, नहीं आएगा तो ये या कोई दूसरा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन करके दिखा देंगे। और मेन बस एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बचा, उसके बाद ये लाप्लास वाली यूनिट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कि या तो कॉम्प्लेक्स कोई वेव दे रखे है, वेव से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं लाप्लास का, या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे है उससे लाप्लास कैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ अब 2-3 क्वेश्चन बताए हैं जो हम किस में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।